क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, हम पढ़ते हैं कि ए पॉजिटिव मेरा खून है, मेरा बी पॉजिटिव खून है, मेरा ओ पॉजिटिव है, या मेरा ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? ए बी ओ तो पढ़ लिया था ना कि ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं कि इनके ऊपर जो हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं ना, ये जो हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, इस खून का मतलब क्या है? देखें, हमारे ना ब्लड के ऊपर ना, ये भी मैंने लास्ट टाइम कल भी आपको बताया था कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लाइन्स्टाइनर ने 1909 में। ठीक है। अच्छा, जो हमारा आरएच क्लासिफिकेशन है ना, ये जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, हमारे ब्लड की आरएच क्लासिफिकेशन है, ये भी सेम कार्ल लैंडस्टाइनर ने ही डिस्कवर की थी। पर इसने ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर करने के 30 से 40 साल के बाद ये डिस्कवर की थी कि 1940 के अंदर ना ये आर एच 1939 के अंदर ना ये आर एच क्लासिफिकेशन उसने दरियाफ्त की थी। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर एच क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिएगा। अच्छा देखिए, आर एच क्लासिफिकेशन में ना उसने ना ये हमें ये बताया कि हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है ना, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है, उसके ऊपर ना एक उसके ऊपर क्या होता है, एक और एंटीजन होता है। हमने कल ए एंटीजन बी एंटीजन इनके बारे में पढ़ा था ना। उसने हमें ये बताया कि इनके अलावा एक और एंटीजन भी होता है। उस एंटीजन का नाम क्या होता है? डी एंटीजन या आर एच एंटीजन। ठीक है, रेसियस एंटीजन। ठीक है। और ये जो एंटीजन है ना, आर एच एंटीजन है, ये सबसे पहले उसने पता है किस जानवर में दरियाफ्त किया था? ये जो बांदर होते हैं ना, जहाँ क्या कहते हैं, बंदर, उनके उनकी एक नस्ल है, उसे हम कहते हैं रीसियस मंकी कहते हैं। रीसियस मंकी के ब्लड में सबसे पहले उसने ये चीज दरियाफ्त की थी। ये जो आर एच फैक्टर है ना, सबसे पहले कहाँ दरियाफ्त हुआ था? रीसियस मंकी के अंदर दरियाफ्त हुआ था। कहाँ? रीसियस मंकी के अंदर। ठीक है, इन रीसियस मंकी। ठीक है। अच्छा, रेसियस मंकी के अंदर ये जब ये दरियाफ्त हुआ था ना, इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? आर एच फैक्टर रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें उसने हमें बताया क्या? उसने हमें बताया कि ए एंटीजन बी एंटीजन के अलावा ना हमारे ब्लड के अंदर एक और एंटीजन होता है। उस एंटीजन को हम क्या कहते हैं? उस एंटीजन को हम कहते हैं आर एच एंटीजन। उस एंटीजन को हम क्या कहते हैं? आर एच एंटीजन कहते हैं। ठीक है, आर एच एंटीजन कहते हैं उस चीज को। समझ लगी इस बात की? उसे हम क्या कहते हैं? आर एच एंटीजन कहते हैं। अच्छा, जब ये आर एच एंटीजन है ना, अगर हमने इसको डिनोट करना हो कि हमें बॉडी के अंदर ये कैसे डिनोट होगा, तो ये डिनोट होगा पॉजिटिव साइन से या नेगेटिव साइन से। किस साइन से प्रेजेंट होगा? ये हम इसको किस तरह शो करते हैं बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर हम किस तरह शो करते हैं? या पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ शो करते हैं। ठीक है। आर एच पॉजिटिव होगा तो उससे क्या बनेगा? आर एच नेगेटिव होगा उससे क्या बनेगा? अब हम देखते हैं। देखिए, अब इसने ना जब मंकी का ब्लड लिया था ना, उसके अंदर ना कुछ मंकीज के ब्लड के अंदर ना उससे जो आरबीसी थे ना, आरबीसी जो उसके आरबीसी थे, आरबीसी के ऊपर ना उसको एंटीजन देखने को मिला। कौन सा? हमारा आर एच एंटीजन। ठीक है। कौन सा एंटीजन देखने को मिला? आर एच एंटीजन देखने को मिला। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? आर एच एंटीजन कहेंगे। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? आर एच एंटीजन कहेंगे। अच्छा, कुछ जो जानवर थे ना, बंदर जो थे, उनके अंदर उसे क्या देखने को मिला? आर एच एंटीजन देखने को मिला। और जो आर एच एंटीजन था ना, इसको दूसरा नाम उसने क्या दिया? उसको उसने दूसरा नाम दिया डी। अब यहाँ पे आपने डी के नाम से घबराना नहीं है। देखिए, जो डी है ना, डी एंटीजन, ये जो इस इनके आर एच के आगे ब्रैकेट में डी लिखा हुआ है, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारा आर एच एंटीजन होता है ना, इसकी कम अज कम अभी तक जो हमें पता है वो कुछ 50 टाइप्स की आर एच एंटीजन होते हैं। ठीक है, 50 टाइप के आर एच एंटीजन होते हैं। उनमें आर एच के आगे ये डी, आर एच डी हो सकता है। ठीक है, आर एच डी, आर एच सी हो सकता है, आर एच समाल सी हो सकता है, आर एच ई हो सकता है, आर एच समाल ई हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं, पर ये सारे आपके मतलब के नहीं है। जो सबसे कॉमन होता है ना, ये इन सारे जो रीसियस एंटीजन होते हैं ना, इनमें सबसे कॉमन जो रीसियस एंटीजन होता है ना, वो कौन सा एंटीजन होता है? वो होता है डी एंटीजन। इस वजह से हमारे जितने भी ये रीसियस है ना, इनके आगे क्या लिखा होगा? डी लिखा होगा। इनके आगे क्या लिखा होगा? डी लिखा होगा, रीसियस डी। ठीक है, समझ लगी इस बात की? अच्छा देखिए, अब जिन सेल्स के ऊपर ना, जिन आरबीसीज के ऊपर उसने क्या देखा? जिन आरबीसीज के ऊपर उसने आर एच फैक्टर देखा, आर एच फैक्टर या आर एच मतलब डी एंटीजन देखा, उसके अंदर उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो है ये क्या है? आर एच पॉजिटिव है। ये उसने ब्लड कौन सा बताया? ये हमें उसने क्या कहा कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाता है? ये बन जाता है आर एच पॉजिटिव ब्लड बन जाता है। ये कौन सा ब्लड बन जाता है? आर एच पॉजिटिव। और आपने एक बात ये याद रखनी है कि आर एच पॉजिटिव है ना, इसके खिलाफ एंटीबॉडी कोई नहीं होती। इस ब्लड में इस आर एच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी। तो एंटीजन आपने कौन सा पढ़ा? यहाँ पे एंटीजन आपका कौन सा है?
एंटीजन है आपका आर एच एंटीजन। और अगर कोई आपसे इसका एंटीबॉडी पूछे कि आर एच एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी होगी इस बंदे के अंदर, तो आपने ये बताना कि इस पेशेंट के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। आपने क्या बताना कि इसके खिलाफ, इस पेशेंट के अंदर इस आर एच एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। किस पेशेंट के अंदर? जिसके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। जिसके अंदर क्या है? आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, उसके अंदर आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी, उसके अंदर आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी। अच्छा, ये हो गया एक टाइप का ब्लड। ये क्या हो गया? एक टाइप का ब्लड। ये हम ले लेते हैं मिसाल के, ये क्या था? ये पर्सन ए था, ये पर्सन ए था, ठीक है, पर्सन वन था, ठीक है। और ये क्या है? पर्सन टू। अब जो पर्सन वन था उसमें क्या था? आर एच फैक्टर हमें देखने को मिला है, जो डी एंटीजन है वो हमें देखने को मिला है। उस वजह से हमने उस ब्लड ग्रुप को किस से सिंबल से डिनोट किया है? पॉजिटिव सिंबल से डिनोट किया है, ठीक है। उसे हमने क्या कहा कि ये आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है। अच्छा, अब एक और बंदा है, एक और बंदा। उस पेशेंट के अंदर ना आपको क्या देखने को मिला? आपने उसके आरबीसीज देखे, ठीक है, आपने उसके आरबीसीज देखे, आरबीसीज के ऊपर कुछ भी नहीं था, आरबीसीज के ऊपर कुछ भी नहीं था, आरबीसीज के ऊपर क्या? कुछ भी नहीं था, कोई एंटीजन नहीं था। कौन सा? आर एच फैक्टर वाला कोई भी एंटीजन नहीं था। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आर एच नेगेटिव। इसको हम किस से डिनोट करेंगे? आर एच नेगेटिव से डिनोट करेंगे। इस बंदे को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? आर एच नेगेटिव है, कि इसके ऊपर डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट। इसके ऊपर क्या है? डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट। अच्छा देखें, इसके ऊपर डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट ना, अगर आप इसके बारे में एंटीबॉडी के बारे में पूछेंगे, तो इस पेशेंट के अंदर वैसे आम रूटीन में, देखिए ये बुक के ऊपर बात नहीं लिखी हुई, आप लिख लीजिएगा कि ये जो हमारा आर एच नेगेटिव वाला पेशेंट होता है ना, इसके अंदर आम रूटीन में एंटीबॉडी नहीं होती। मगर जब इस पेशेंट के अंदर किसी बाहर से ब्लड का, बाहर से कोई ऐसा ब्लड है जो आर एच पॉजिटिव है, उससे एक्सपोजर हुआ है, या कोई माँ है जो मतलब बच्चा पैदा कर रही थी, और बच्चे की पैदाइश के दौरान, डिलीवरी के दौरान क्या हुआ है, माँ और बच्चे का जो मतलब है खून है वो आपस में मिल गया है। उस वजह से क्या है, इन फीमेल्स में, जो ये प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो, या कोई किसी ने ब्लड लिया है, ठीक है, किसी ने किसी से ब्लड लिया है जो कि मतलब है पॉजिटिव था, नेगेटिव वाला बंदा है, और उसने पॉजिटिव वाला ब्लड लिया है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? आर एच हीमोलाइटिक डिजीजेस हो जाएंगी। ये आगे जाकर, अभी हम नीचे जो अगला टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो यही है, समझ लगी इस बात की। तो इसमें एंटीबॉडी जो होती है ना, एंटीबॉडी आम रूटीन में नहीं होती, मगर अगर होगी तो वो कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो ये एंटीबॉडी आपने याद रखनी है। इस एंटीबॉडी को हम कहते हैं एंटी डी एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं? एंटी डी एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी इस पेशेंट के अंदर? एंटी डी एंटीबॉडी होगी। नॉर्मल रूटीन में नहीं होती, पर अगर उस बंदे को एक्सपोजर हो गया ना, एक्सपोजर एक बार एक्सपोजर हो गया, तो उस पेशेंट के अंदर लाइफ टाइम के लिए क्या है? आर एच एंटीबॉडीज जो है, आर एच एंटी डी एंटीबॉडीज है ना, ये एंटी डी एंटीबॉडीज बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखें तो जो आपकी एंटी डी एंटीबॉडीज हैं ये आईजीजी है। ये क्या है? आईजीजी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये मैंने कल आपको क्यों बताया था, ये अभी आप समझ जाएंगे कि आर एच आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कल क्यों बताया था। अभी हम जो अगली बीमारी पढ़ने लगे ना, वो आप देखेंगे कि उसके अंदर आईजीजी का क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है ना। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, ये बात हमने आपने यहाँ तक पढ़ ली। अच्छा देखें, अब ये किसी पेशेंट, अब ये देखें आर एच हमने अलग पढ़ा है, एबीओ अलग पढ़ा है। तो आपने अब ये बात याद रखनी है। देखें, अगर आपका कोई पेशेंट आता है, देखें ये बुक की तरफ चलते हैं, देखिएगा, ये देखें, ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? पेशेंट है, ठीक है, ये आपका मतलब है ब्लड के, मतलब ब्लड सिस्टम है, ठीक है। इसमें आप अपनी बुक के ऊपर दो चीजें और लिखें कि जो आपका आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, ये 70% पेशेंट के अंदर आपका कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है? आर एच पॉजिटिव होता है। जबकि आर एच नेगेटिव जो होता है, जो नेगेटिव ब्लड होता है ना, ये 30% पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है आपको। समझ लगी इस बात की? कि जो 70% बंदे होंगे उनके अंदर कौन सा होगा? आर एच पॉजिटिव ब्लड होगा। जबकि जो 30% बंदे होंगे उनके अंदर कौन सा ब्लड होगा? आर एच नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ तक आपने सारी समझ ली, सारी बातें आपको समझ आ गई। अच्छा भाई, यहाँ पे देखें, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ए वाला जो बंदा है वो किसको ब्लड दे सकता है। देखें, आपने ये चीज देखनी है, कंपेटिबल टू, कंपेटिबल टू कंपेटिबल आरबीसी टाइप टू डोनेट, मतलब ये खून किसको दे सकता है? इस लाइन का जिसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये बंदा खून किन किन को दे सकता है। और ये जो ऊपर वाली जहाँ मैंने स्टार बनाया है, इसका मतलब है कि ये पेशेंट या ये ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा है ये किन किन से खून ले लेता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है। अच्छा देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ए वाला जो है वो ब्लड किस से ले सकता है? ए से ले सकता है या ओ से ले सकता है। बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है।
और क्या है, ए बी वाला सारों से ब्लड ले सकता है और ओ वाला सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है। इसी तरह अगर हम ब्लड देने की बात करें, तो कल जो हमने टेबल बनाया था उसमें हमने क्या देखा था, जो ए वाला है वो या ए वाले को ब्लड दे सकता है या ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। इसी तरह बी वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है या ए बी वाले को दे सकता है। और ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। कल मैंने आपको पूरा टेबल ड्रा करके दिखाया, ठीक है। और जो ओ वाला है वो सारी क्लासेस को ड्रग दे सकता है, मतलब अपना ब्लड दे सकता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हमने पता है किसकी बुनियाद पे डिवाइड करना है, अब हमने आर एच फैक्टर की बुनियाद पे डिवाइड करना है। तो ना इसका ना एक ना आसान सा फार्मूला बनाया हुआ है कि ना, फार्मूला ये है कि जो पॉजिटिव ब्लड वाला बंदा होगा ना, पॉजिटिव वाला बंदा, जो पॉजिटिव लोग होंगे ना वो पॉजिटिविटी फैलाएंगे। वो क्या है, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे हैं ना, वो जो ब्लड अगर उन्होंने देना है तो वो सिर्फ उनको देंगे जो पॉजिटिव लोग होंगे, जो पॉजिटिव लोग होंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव लोग हैं वो ब्लड किसको देंगे, पॉजिटिव लोगों को देंगे। जबकि जो नेगेटिव वाले हैं ना, वो क्या है, ब्लड पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, नेगेटिव को भी दे सकते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव लोग जो हैं वो अपनी नेगेटिविटी को नेगेटिव लोगों में भी दे सकते हैं और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये था आपका क्या, आर एस ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, अभी हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो ए बी ओ सिस्टम के तहत हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर कौन था, ए बी हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट था और ए बी ओ जो था वो हमारा क्या था, यूनिवर्सल डोनर था। पर अगर हम आर एच फैक्टर और आर एच क्लासिफिकेशन और ए बी ओ क्लासिफिकेशन दोनों को मिला लेना, तो इसको मिलाने के बाद पता है क्या बनता है, जो हमारा ओ नेगेटिव है, जो हमारा ओ नेगेटिव है ना, ओ नेगेटिव, ये क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल डोनर होगा। ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल डोनर है। जबकि जो हमारा ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। जो ओ नेगेटिव वाला बंदा है वो अपना ब्लड सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला बंदा जो है वो अपना ब्लड सबको दे सकता है। और जो ए बी पॉजिटिव वाला बंदा है वो अपना ब्लड सबसे दे सकता है, वो अपना ब्लड क्या है, सबसे दे सकता है। जितने भी बंदे हैं जिनके पास, जिनके अंदर भी ए बी ओ ब्लड, जिनके अंदर भी खून है ना, मतलब ब्लड है, उनसे वो कौन सा मतलब है, ए बी ओ ब्लड, ए बी जो पॉजिटिव वाला बंदा है वो सब टाइप के खून से मतलब है ब्लड ले सकता है। जैसे कि कोई अगर ए वाला है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इन सारे पेशेंट से क्या है, ये खून ले सकता है। समझ लगी इस बात की। जो ओ वाला है, ओ नेगेटिव वाला है, क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर है। वो सबको खून दे तो सकता है, मगर खून लेगा किससे, सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये था आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम आगे चलते हैं। आगे पता है हमने कहाँ चलना है, आगे हमने चलना है हीमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न्स में, ठीक है। अब देखें, जो हमारे हीमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न्स है ना, हीमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न, इसके बारे में आप पढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा, अब हमारी बीमारी का नाम क्या है, जो अब हमने जो चीज पढ़नी इसका नाम क्या है, इस डिजीज का नाम क्या है, देखिएगा। इसका नाम क्या है, हीमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न। इस डिजीज का नाम क्या है, हीमोलाइटिक हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न्स। देखिए, अच्छा ये देखें, अब हीमोलाइटिक डिजीजेज ऑफ न्यूबॉर्न से क्या मुराद है। अभी हम ऊपर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ के आए हैं, उसमें हमने एंटीबॉडी पढ़ी थी। कुछ एंटीबॉडीज हमने पढ़ी थी जो कि थी आईजीजी, ऐसी एंटीबॉडी जो कि क्रॉस कर सकती हैं किसको, हमारे प्लेसेंटा को, ठीक है। अब इस पेशेंट के अंदर जो हमारा हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है ना, इसका दूसरा नाम भी अगर आपने लिखना है तो उसका दूसरा नाम आप ये लिख लें कि इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस बीमारी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखा होगा। अच्छा, इसमें हमने जो पहली चीज पढ़नी है ना, पहली चीज उसमें हमने क्या, कौन सी बीमारी पढ़नी है, हमने पढ़नी है, बल्कि मैं ना आपको पहले इसका ना एक ना मतलब क्या कहते हैं, एक आपको इंट्रो देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी इनकी बीमारियां बताऊंगा। देखिए, जो इसका इंट्रो है ना, इंट्रो इंट्रो पता है क्या है, इंट्रो इसका ये है कि इसमें ना जो माँ होगी, माँ, उसके पास ये नेगेटिव ब्लड होगा, माँ नेगेटिव वाली ब्लड लेके घूम रही होगी, माँ का जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। जबकि जो बच्चा होगा उसका जो ब्लड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो बच्चे का ब्लड होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आप ये सोचेंगे कि माँ का ब्लड नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये जो बच्चे के ब्लड वाले जो जीन है ना, ये डोमिनेंट होते हैं किसके, बाप के, ठीक है। ये किसके ऊपर होते हैं, वाई के ऊपर, ठीक है। मतलब एक्स, ये जो बाप की तरफ से आ रहा होता है ना, आप बाप की तरफ से जो जीन्स आ रहे होते हैं वो ब्लड के अंदर डोमिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लड के अंदर डोमिनेट होते हैं। इस वजह से क्या है कि ये जो हमारे जो बच्चा होगा ना, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा, इसका तयन किस बुनियाद पर होगा, बाप के मतलब है बाप के खून के ऊपर बुनियाद पे होगा, बाप की तरफ से जो जीन आ रहे हैं ना उसकी बुनियाद पे होगा।
इस वजह से अगर आपके पास कोई पेशेंट आती है, कोई फीमेल आती है, तो उसके अंदर क्या है, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। उसके अंदर क्या है, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। फीमेल का क्या ग्रुप नेगेटिव है, फीमेल का ब्लड नेगेटिव है। जबकि जो उसका फीटस होता है, जब जो कि उसका बच्चा होता है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो उसके अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके अंदर आर एच हीमोलाइटिक डिजीज हो सकती है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटालिस भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटालिस होती है। एक मिसाल इसकी ये हो सकती है। दूसरी मिसाल इसी बीमारी की क्या हो सकती है, कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। और बच्चे का क्या है, ए या बी। जब बच्चे का ए या बी होगा ना, तो माँ के अंदर तो एंटीबॉडीज थी। अगर माँ वाले ब्लड के अंदर आप जाके देखें ना, जो एंटी ए और एंटी बी थी, उसके नीचे आईजीएम और आईजीजी दोनों लिखे हुए थे। तो जो माँ का वो ब्लड ग्रुप का आईजीजी होगा, वो जाएगा किधर, प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर क्या करवाएगा, बच्चे के ब्लड की क्या करवाएगी, ब्रेक डाउन करवाएगा। समझ लगी इस बात की। अब हम आते हैं इस बीमारी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पता है क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो है ना हमारी आर एच हीमोलाइटिक डिजीज है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहली टाइप पता है कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा। ये कौन सी है, आर एच हीमोलाइटिक डिजीज। अच्छा, जो आपकी आर एच हीमोलाइटिक डिजीज है ना, आर एच हीमोलाइटिक डिजीज। अब जो आपकी आर एच हीमोलाइटिक डिजीज है, इसमें आपको इंट्रो मैंने क्या दिया है, कि इसके अंदर माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। इसके अंदर क्या होगा, माँ का ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। जबकि जो बच्चे का ब्लड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसमें आपने एक और बात याद रखनी है, कि इस पेशेंट के अंदर ये वाला जो काम होगा ना, ये जो आर एच हीमोलाइटिक डिजीज हो रही है, ये माँ के पहले बच्चे को नहीं होगी, ये माँ के दूसरे बच्चे को होगी। मैंने पीछे भी आपको बताया था, कि जब बर्थ हो रही थी ना, जब मतलब है माँ पैदाइश के डिलीवरी के वक्त, मतलब है डिलीवरी हो रही होती है ना, उस वक्त क्या होता है, बच्चे का जो ब्लड होता है वो माँ के ब्लड के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब पहले हम इसको क्या लिखेंगे, पैथोजेनेसिस लिखेंगे। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है, कि इसमें क्या चीज होती है, कि इस पेशेंट के अंदर बच्चे का जो पॉजिटिव ब्लड है वो माँ के नेगेटिव ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। कब, जब माँ डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर रही होती है। अब जो बच्चे का ब्लड है, वो माँ के ब्लड के साथ जब मिलेगा, तो माँ का इम्यून सिस्टम उसे एज अ फॉरेन एंटीजन लेगा। जब उसे फॉरेन एंटीजन लेगा, कि बाहर वाला इन्वेडर लेगा, एज अ फॉरेन मटेरियल लेगा, फॉरेन चीज की तरफ लेगा, तो क्या होगा, वो उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। और ऐसी एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, एंटी डी एंटीबॉडी कहते हैं। ऐसी एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, एंटी डी आईजीजी एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। देखें, अब मैं लिख रहा हूँ इसका पैथोफिजियोलॉजी लिखने लगे हैं, देखिएगा। पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हमने क्या बात की, कि ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान क्या होता है, डिलीवरी के दौरान ये होता है कि माँ का, ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान क्या होगा, जो बच्चे का ब्लड होगा, किसका ब्लड, फीटल ब्लड, फीटल ब्लड गेट मिक्स्ड, गेट मिक्स्ड विद गेट मिक्स्ड विद मदर्स ब्लड, गेट मिक्स्ड विद मदर्स ब्लड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं आप, विद मदर्स ब्लड। जो बच्चे का जो फीटस है ना, जो मतलब बच्चा पैदाइश, जिसकी बच्चे की पैदाइश हो रही है, उसका क्या है, ब्लड माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो गया। अब जब ये सारा प्रोसेस होगा, तो इस वजह से क्या बनेगा, इस वजह से बनेगा माँ के ब्लड के अंदर क्या, ये स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, ये सारा प्रोसेस क्या स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसे, एंटी एंटी डी एंटीबॉडीज को, ठीक है। एंटी डी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगर आप नहीं लिखना चाहते, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन लिख सकते हैं, आईजीजी, ठीक है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन आईजी, और कौन सी, आईजीजी, ये टाइप, ठीक है। अच्छा, समझ लगी। अच्छा देखें, ये, अच्छा ये आपने ये बात याद रखनी है, कि ये डिलीवरी कौन सी थी, ये वाली डिलीवरी कौन सी थी, ये थी फर्स्ट डिलीवरी। ये कौन सी थी आपकी, फर्स्ट डिलीवरी थी। पहली डिलीवरी में क्या हुआ, माँ और बच्चे का जो खून था, जो ब्लड था, वो आपस में क्या हुआ, मिक्स हुआ। अच्छा, बच्चा पहला आराम से बाहिफाजत पैदा हो गया, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा, ये एंटीबॉडीज बन गई, ये क्या एंटीबॉडीज बन गई, ये एंटीबॉडीज बन गई। अब जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये हमारे ब्लड के अंदर रहती है, ये क्या हमारे ब्लड के अंदर रहती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैंने आपको एक बात लास्ट लेक्चर में कल बताई थी, कि जो आपका आईजीजी एंटीबॉडी होती है, वो क्या आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, वो क्या आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ये माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई, अच्छा ठीक है, उसके 1-2 साल बाद उसने दोबारा, लेट्स सपोज वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। जब वो दोबारा प्रेग्नेंट होगी, तो ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज बनी हुई थी, ठीक है, आर एच पॉजिटिव फैक्टर के खिलाफ,
अगर उस औरत का जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ है उसमें भी तो वही पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ रहा है ये किधर से आ रहा है, ये माँ की तरफ से आ रहा है। जब ये माँ की तरफ से आ रहा है तो क्या हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर ये होगा कि ये जो पेशेंट है ना, इसके अंदर इस माँ की तरफ से आईजीजी क्रॉस करेगी प्लेसेंटा पे, प्लेसेंटा से क्रॉस करके जाएगी बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर जाके हीमोलाइसिस करवाएगी। ठीक है। अच्छा अब ये एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन बन गई। अब ये अगली, अब ये देखिए, ये पहली प्रेगनेंसी थी, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। अब सेकंड प्रेगनेंसी में पता है क्या होगा, देखिए सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये किधर जाएंगी, ये जाएंगी फीटस के अंदर, ये किधर जाएंगी, इन फीटस, ठीक है, ये जाएंगी फीटस के अंदर। अच्छा जब ये फीटस के अंदर जाएंगी तो ये क्या करवाएंगी वहां जाके, ये वहां जाके करवाएंगी हीमोलाइसिस करवाएगी, ये वहां जाके क्या करवाएंगी, हीमोलाइसिस करवाएगी। समझ लगी इस बात की, तो ये क्या करवाएंगी, ये करवाएंगी हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस काज करवाएंगे, ये क्या चीज काज करवाएंगे, हीमोलाइसिस काज करवाएंगे। समझ लगी इस बात की, क्या चीज करवा रही है, हीमोलाइसिस करवा रही है। अच्छा अब जो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसके अंदर जब हीमोलाइसिस होगी ना, जब उसका ब्लड टूटेगा, तो जो उसका बच्चे का जो फीटस मतलब है, जो मतलब फीटल हीमोग्लोबिन होती है, ये जो बच्चे के आरबीसीज होते हैं, जब वो टूटते हैं तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ क्या था, हीम वगैरह थी, हीम जब टूटती है ना, उससे बनते हैं बिलिरुबिन, कल हमने सिंथेसिस पढ़ी थी। अब बिलु अगर ये हमारी हीमोलाइसिस होती है ना, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से होता है हमारे पेशेंट के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, बच्चे को क्या देखने को मिलता है, हीमोलाइसिस की वजह से इंक्रीज्ड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, और इस बिलीरुबिन के बड़े होने की वजह से क्या देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिलती है। अभी हीमोलाइसिस होगी तो हीमोलाइसिस की वजह से हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है, ये देखिएगा। इसकी वजह से एक तो जॉन्डिस देखने को मिलेगी, एक जॉन्डिस देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा और क्या चीज देखने को मिल सकती है जॉन्डिस के अलावा, अच्छा जॉन्डिस में क्या होता है, आपकी बिलीरुबिन बढ़ जाती है, आपकी क्या है, बिलीरुबिन बढ़ जाती है। जब आपकी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ना, ये क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है। जब ये लिपिड सोलुबल होती है तो ये क्या करती है, ये जाके आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है, ये आपके ब्रेन के अंदर जाके बैठ जाती है। जब ये आपके ब्रेन के अंदर, ये बेसल गैंग्लिया के अंदर जाके बैठेगी ना, तो उस प्रोसेस, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कर्निक्टरस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आपकी हीमोलाइसिस है क्या बन रही है, आपकी अनकंजुगेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ रही है, ये क्या करेगी, ये जाके डिपॉजिट होगी ब्रेन के अंदर, और ये क्या करवाएगी, कर्निक्टरस करवाएगी, ये क्या काज करवाएगी आपकी, कर्निक्टरस करवाएगी। समझ लगी इस बात की, ये क्या चीज काज करवाएगी आपकी, कर्निक काज करवाएगी। अच्छा यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, वो है हाइड्रोप्स विटालिस। वो क्या है आपकी, हाइड्रोप्स विटालिस। अच्छा देखिए, हाइड्रोप्स विटालिस की अगर हम तारीफ करें ना, तो हाइड्रोप्स विटालिस का मतलब ये है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपकी बच्चे के अंदर, जो आपका बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसके अंदर दो जगह, कम से कम दो जगह या दो जगह से ज्यादा पे पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, एडीमा हुआ होता है, दो या दो से ज्यादा जगहों पे क्या हुआ होता है, एडीमा हुआ होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोप्स विटालिस कहते हैं। तो हाइड्रोप्स विटालिस में आप क्या लिखेंगे, अरे देखिए, हाइड्रोप्स विटालिस में क्या होगा कि अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, एट लीस्ट इन टू डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी। ठीक है, एक बच्चा है, उसके जिस्म में दो से ज्यादा जगह, कम से कम दो या दो से ज्यादा जगहों के अंदर क्या है, पानी भर गया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोप्स विटालिस कहते हैं। ठीक है, अगर आप हाइड्रोप्स विटालिस का मतलब पैथोजेनेसिस पढ़ना चाहते हैं, तो हाइड्रोप्स विटालिस पता है कैसे होती है, हाइड्रोप्स विटालिस ऐसे होती है कि इस बच्चे के अंदर क्या हो रही है, हीमोलाइसिस हो रही है। अब देखिएगा, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रही थी, हीमोलाइसिस हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी, हीमोलाइसिस हो रही थी। अच्छा हीमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, हीमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, आरबीसी कम होगी, क्योंकि आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं। तो जब आरबीसी कम होंगे ना, आपके आरबीसी कम होंगे, तो आरबीसी का हमने कल हीमोग्लोबिन का फंक्शन पढ़ा था कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब आरबीसी ही कम हो गए तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अच्छा ये अब सीवीएस में पढ़ेंगे कि जो हमारा अगर ऑक्सीजन की कमी हो ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर होता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। जब हार्ट रेट बढ़ेगी ना, क्या होगा, अच्छा देखिए, अब ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, ऑक्सीजन सही तरह मतलब है दिल पहुंचा नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, इसको कम्पनसेट करेगा हार्ट रेट को बढ़ा के। जब इस पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ेगी ना, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने के बाद क्या है कि उस पेशेंट के अंदर क्या है, पानी भरने लग जाएगा, अडीमा होने लग जाएगा। तो ये हार्ट बढ़ा हुआ हार्ट रेट आपको क्या करवाएगा, अडीमा काज करवाएगा। ठीक है, समझा किस बात की। अच्छा ये था क्या आपका हाइड्रोप्स पिटालिस था, ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। अब हमने
ये हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि ये कैसे होता है, ये क्या करवाता है, ये भी पढ़ ली। इसमें हमने एक चीज हम पहले नहीं पढ़ी, वो क्या हमने नहीं पढ़ी, आर एच हीमोलाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी में के वो क्या था कि इस पेशेंट में जो माँ का ब्लड था वो कौन सा था, नेगेटिव था, बल्कि हमने ये पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि माँ का ब्लड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें हमने एक बात आप लिख लीजिएगा कि माँ का ब्लड कौन सा होता है, आर एच नेगेटिव होता है, आर एच नेगेटिव होता है, आर एच नेगेटिव होता है। जबकि जो फीटस होता है, फीटल ब्लड कौन सा होता है, फीटल ब्लड होता है आर एच पॉजिटिव होता है, फीटल ब्लड कौन सा होता है, आर एच पॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हम पीछे रह गई थी हमारी, ये अब हमने दोबारा देखी है। ठीक है, ये समझ लगी आपको ये बात यहाँ तक। अच्छा, ये थी क्या आपकी हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, इसमें क्या था, हमने आर एच हीमोलाइटिक डिजीज पढ़ी है। अच्छा, आर एच हीमोलाइटिक डिजीज किसी को हो जाए तो उसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करवानी है, उसकी हमने ट्रीटमेंट क्या करवानी है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ना एक ना इंजेक्शन मिलता है पाकिस्तान में, उस इंजेक्शन को पता है क्या कहते हैं, उस इंजेक्शन को हम कहते हैं एंटी डी। ठीक है, उस इंजेक्शन का नाम क्या है, एंटी डी आईजीजी। ठीक है, एंटी डी आईजीजी मतलब इंजेक्शन का नाम है। तो ये एंटी डी का जो इंजेक्शन है ना, ये हम माँ को लगाते हैं। ये क्या है, हम माँ को लगाते हैं ताकि उस बच्चे, उसकी जो बच्चा है ना, उसके अंदर क्या है, उस बच्चे के अंदर क्या न हो, क्या उसकी ये जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस हॉस्पिटालिस की बीमारी है ना हो। देखिए, और ये और ये हम किन पेशेंट्स के अंदर लगाते हैं, ऐसी फीमेल जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। और उसके बाद क्या है, जो माँ है उसका ये दूसरी डिलीवरी हो। तो दूसरी डिलीवरी के लिए ना हम क्या लगाते हैं, दूसरी डिलीवरी में हम ये लगाते हैं कि तीसरे ट्राइमेस्टर में। कब लगाते हैं, अच्छा इसका ट्रीटमेंट हमने देखना है। ट्रीटमेंट देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करनी है हमने, मतलब गिव देखिएगा, गिव कौन सी एंटीबॉडी देनी है हमने, कौन सी चीज देना है हमने, एंटी डी, एंटी डी आईजीजी। ठीक है, ये इसका नाम है, ये इस इंजेक्शन का नाम है, इसे हम एंटी डी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी डी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, किन में, इसका नाम भी है, इसका एक नाम है, वो नाम पता है क्या है, आर एच ओ कैम। ठीक है, आर एच ओ कैम। ये हमने, ये मतलब ये इंजेक्शन का नाम है, ये हमने देना है। ठीक है, किसको देना है, जो हम माँ है, टू मदर, माँ को हमने क्या देना है, एंटी डी देना है। एंटी डी का क्या देना है, इंजेक्शन देना है। अच्छा, कब देना है, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि माँ को क्या देना है, हमने एंटी डी देना है, माँ को क्या चीज देनी है, हमने एंटी डी देनी है। अच्छा, वो कब देनी है ये हमने अब देखना है। वो हमने देना है तीसरे ट्राइमेस्टर में। कब देना है, तीसरे ट्राइमेस्टर में। और जब औरत डिलीवरी हो जाती है ना, डिलीवरी के बाद औरत को देना है। ठीक है, समझ लगी इसकी बात की। देखिए, गिव टू मदर कब कब देना है, ये बात आपने लिखनी है अब कि कब देना है, देखिएगा, इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तीसरे ट्राइमेस्टर में हम इसे देंगे। और कब देंगे, और हम ये देंगे जब उस फीमेल के अंदर क्या है, जब उस फीमेल के अंदर क्या है, जब उसने डिलीवरी कर ली है। ठीक है, एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। ये जो एंटी डी है ना, एंटी डी, ये पहले से होगी ना, जब ये पहले से होगी तो क्या है, ये जो हमने सिंथेटिक दी है ना, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवाएगी। वो क्या, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवाएगी। ये क्या प्रिवेंट करेगी, ये माँ को, माँ के आईजीजी को नहीं बनने देगी। ये माँ की जो एंटी डी आईजीजी थी ना, उसे नहीं बनने देगी। ये क्या है, माँ के एंटी डी आईजीजी को नहीं बनने देगी। इस वजह से क्या है कि जो आने वाली प्रेगनेंसीज हैं वो सेफ रहेगी। वो क्या है, सेफ रहेगी। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये था क्या, अरे ये क्या था, ये थी हमारी क्या, आर एच, ये मतलब है आर एच हीमोलाइटिक डिजीज थी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने ये दी है ना, एंटी डी एंटी जी, इसके बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है माँ की इम्यून सिस्टम को कि वो एंटी डी एंटी आईजीजी बनवाए। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सुप्रेस करेगी माँ के इम्यून सिस्टम को। तो ये लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो, ये क्या करती है, सुप्रेस मदर्स इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये माँ के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देगी, ये माँ के इम्यून रिस्पॉन्स को स्लो कर देगी। ठीक है, ये स्टीरॉइड्स होते हैं ना, स्टीरॉइड, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल लेके समझाता हूँ। स्टीरॉइड्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर भी बन रहे होते हैं। जब हम बाहर से देते हैं ना स्टीरॉइड, अंदर हमारी बॉडी के अंदर भर रहे हैं ना, तो जब बाहर से देते हैं ना, बाहर से कोई अगर मतलब स्टीरॉइड्स दे रहा हो, तो ये उस बंदे के अंदर स्टीरॉइड जाके ना, उस बंदे के अंदर जो स्टीरॉइड हार्मोन बन रहे होते हैं, ये जाके उनको सुप्रेस कर देते हैं। इसीलिए अगर कोई मेल, अगर कोई मर्द, मर्द हजरात जो होते हैं ना, अगर शादी से पहले
किसी हकीम के पास गए हैं और हकीम को कहते हैं जी हमारी मर्दाना कमजोरी है, या फिर हम क्या है, हमारे जो बच्चे मतलब है शादी से पहले जी मैंने गलत काम किए हैं और अब मेरे मतलब है मुझे कोई फक्की दो या दवाई दो। वो क्या करते हैं, वो 90% क्या करते हैं वो, मतलब है इन लोगों को क्या देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। और ये स्टीरॉइड देते हैं हाई डोजेज में, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो बंदे होते हैं ये ठीक होने की बजाय 3 महीने 4 महीने में क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। ये बाहर से ले रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पर इनका जो अपने टेस्टिकल्स हैं और ये जो अपने इनके जो ऑर्गन्स हैं ना, जो टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, वो सारे टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देंगे। इस वजह से क्या होगा, इन बंदों के अंदर क्या होगा, इन बंदों के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इम्पोटेंसी। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होनी है। वैसे माँ ने क्या बनाना था, माँ ने भी तो यही बनाना था ना, एंटी डी आईजीजी बनानी थी। पर इस वजह इसमें क्या हुआ है, हमने जब उसको बाहर से दे दिए ना, जब हमने उसको माँ को दे दी है, तो माँ के अंदर जब ये गई है, माँ के इम्यून सिस्टम को इन्होंने सप्रेस कर दिया है। फिर ये जो बाहर की सिंथेटिक चीजें होती है ना, जो सिंथेटिक इम्यूनोग्लोबुलिन हम लगाते हैं, इनकी हाफ लाइफ थोड़ी होती है। इन्होंने उस वक्ती तौर पे माँ के जो इम्यून सिस्टम था उसको सप्रेस कर दिया। जैसे जैसे ही हमारी जरूरत कम हुई, जैसे ही हमारी जरूरत खत्म हुई, उसके बाद क्या है, उसके थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद ये खुद भी खत्म हो जाती है ब्लड के अंदर, क्योंकि ये हमने बाहर से दी है। ये कोई हमारे इम्यून सिस्टम ने खुद नहीं बनाई, ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी टाइप कौन सी, आर एच हेमोलाइटिक डिजीज थी। आगे चलते हैं, आगे पता है क्या है? देखिए आगे पता है क्या, आप आगे आपकी है एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज। इसमें आपने ना कोई ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। देखिए इसमें ज्यादा चीजें पता है क्या है, इसमें एक तो माँ का ब्लड क्या होगा, देखिए एबीओ, एबीओ हेमोलाइटिक डिजीज, ठीक है। एबीओ हेमोलाइटिस डिजीज में क्या होगा, माँ कौन सी होगी, मदर जो होगी वो कौन सी होगी, मदर होगी। मदर कौन सा ब्लड होगा, माँ का, माँ का ब्लड ग्रुप होगा ओ, ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। और बच्चे का कौन सा होगा, फीटस का, ठीक है, फीटस का कौन सा होगा, फीटस का होगा, फीटस का होगा क्या नाम है उसका, फीटस का या ए होगा या बी होगा, ठीक है। फीटस का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए या बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। और जो फीटस का ए या बी ब्लड ग्रुप है ना, ए या बी ब्लड ग्रुप है, तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, माँ के अंदर अगर कल कल वाला टॉपिक आपको याद है, तो उसमें ओ जो ब्लड ग्रुप था उसके अंदर हमें कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिली थी, एंटी ए देखने को मिली थी और एंटी बी देखने को मिली थी। अगर जो बच्चा है उसके अंदर ओ के अलावा कोई और ब्लड ग्रुप है, तो हमने कल क्या पढ़ा था कि जो ओ के अंदर एंटीबॉडी होती है वो आईजीएम होती है और आईजीजी होती है। तो आईजीजी है, यहाँ भी क्रॉस कर सकती है, यहाँ भी क्रॉस करेगी तो यहाँ भी जाके वही फीचर्स लेके आएगी जो बच्चे के अंदर पीछे देखने को मिले थे। पर इस पेशेंट के अंदर क्या है, इस पेशेंट के अंदर जो मतलब है सिम्टम्स है ना, जो इसके अंदर हीमोलाइसिस हो रही है, वो उस लेवल पर नहीं हो रही जितनी आर एच फैक्टर की वजह से होती है, ठीक है। इस वजह से इस पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पेशेंट के अंदर हमें माइल्ड सी जॉन्डिस देखने को मिलेगी, हल्की सी, जो मतलब है माइल्ड सी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलेगी, जो पहले 24 घंटों के अंदर हो रही है। अच्छा, और इस पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट ये होना है कि इसे हमने फोटोथेरापी देनी है। फोटोथेरापी क्या है, इसे हमने शुआएं लगवानी है। जब शुआएं लगती है ना, तो ये जो जॉन्डिस होता है ना, जो हमारा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, ये टूट जाता है। किसकी वजह से, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना हमारी, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, ये टूट जाता है। और क्या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये है कि हम उसके ब्लड लगवाएंगे, उसका ब्लड निकाल के ना न्यू ब्लड लगवाएंगे, समझ लगी। इससे भी वो पेशेंट ठीक हो जाता है, समझ लगी इस बात की। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, ये था आपका क्या, ये था आपका टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा। अच्छा आगे चलें, आगे आगे अगला जो पेज के ऊपर आप आएंगे ना, अगले पेज के ऊपर, अगले पेज के ऊपर आप देखेंगे आपका टॉपिक नंबर अगला, अगला टॉपिक आपका कौन सा है, हेमेटोपोइसिस वाला है। अच्छा देखिए, ये आपने आर एच पढ़ लिया ना, अब देखिए ये आपका क्या है टॉपिक, हेमेटोपोइसिस। देखिए ये पिक्चर है, सिर्फ इसकी पिक्चर, पिक्चर पर ही समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ना हमारा सेल होता है, उस सेल को क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे अब आरबीसी, ये सारे जो ब्लड सेल है ये कैसे बन रहे होते हैं, हमने ये चीज देखनी है। देखिएगा, जो हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होता है ये डिवाइड होता है दो में, एक होता है किसमें, माइलॉइड स्टेम सेल में डिवाइड होता है, दूसरा किसमें होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल में डिवाइड होता है। लिम्फोइड में और माइलॉइड स्टेम सेल में, ये दो तरह के सेल में बनाता है, मतलब एक तकसीम होगा ये दो तरह के सेल बनाएगा, या फिर माइलॉइड स्टेम सेल बनाएगा या फिर लिम्फोइड स्टेम सेल बनाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जो आपका माइलॉइड स्टेम सेल है ना, ये क्या आगे करता है, और जो आपका लिम्फोइड स्टेम सेल है ये आगे क्या चीजें बनाता है, हमने ये देखनी है। देखिए जो आपका माइलॉइड स्टेम सेल है ना, ये आगे डिवाइड होगा किसमें, ये एरिथ्रोपोइसिस में जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो आपका एरिथ्रोब्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। मतलब जो आपकी एरिथ्रोपोइसिस है वो किससे हो रही है, मतलब एरिथ्रोब्लास्ट से हो रही है, वो किससे हो रही है, एरिथ्रोब्लास्ट से हो रही है। ये सिर्फ एक बार देखने वाला टॉपिक है, इसमें आपने ज्यादा घुसना नहीं है या ज्यादा अपना सर नहीं खपाना, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करवानी है हमें, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
इस प्रोसेस को हम कहेंगे थ्रोम्बोपोएसिस कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपोएसिस कहेंगे। अच्छा, जो आपकी थ्रोम्बोपोएसिस है, इसमें क्या होगा, आपकी एक मेगाकारियोसाइट होगी, मतलब बोन मैरो के अंदर, वो टूटेगी, वो टूट के क्या बनाएगी, छोटे छोटे जरे बनाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स बनाएंगे। अच्छा, जो आगे है ना, आगे आगे वो बनाएगी व्हाइट ब्लड सेल्स, आगे ये क्या बनाएगी, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनमें दो टाइप्स होती हैं। इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जो दूसरे सेल जो होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, उनके अंदर आपका कौन कौन से सेल आएंगे, उनके अंदर आपके सेल आएंगे, एजिनोफिल्स आएंगे, बेसोफिल आएंगे और न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है। ये इनको, इसका फार्मूला क्या है, नैब। अच्छा, आपने ना इनकी परसेंटेज भी लिखनी है कि ये टोटल डब्ल्यूबीसीएस का कितना परसेंट होते हैं। जो हमारे इजिनोफिल्स होते हैं ना, ये हमारे टोटल डब्ल्यूबीसीएस के कितने होते हैं, 3% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 3। जबकि जो हमारे बेसोफिल्स हैं, ये कितने होते हैं, ये 1% होते हैं। और जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये कितने होते हैं, ये हमारे 60% होते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये था क्या, आपके ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनके अंदर क्या है, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये देखें आप, छोटे छोटे ये देख रहे हैं, ये ग्रेन्यूल्स, ये देखें, ये देखिए, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरे होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और उनमें कौन से सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं। कौन से सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स। और आपकी बॉडी के अंदर ये मोनोसाइट्स कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, 6% मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। कितने परसेंट होते हैं, 6% मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। समझ लगी इस बात की। अच्छा, देखें, मोनोसाइट्स पढ़ लिए। अब हमने किधर जाना है, हमारे किधर, हमारे लिम्फोइड स्टेम सेल के ऊपर। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है, उससे क्या बनेगा, लिम्फोसाइट्स बनेगी, उससे क्या बनेंगे, लिम्फोसाइट्स बनेंगे। और जो लिम्फोसाइट्स है, वो लिम्फोब्लास्ट बना के बी टी और नेचुरल किलर सेल्स बना देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। और आपके लिम्फोब्लास्ट कितने परसेंट होते हैं, 30% सेल्स होते हैं लिम्फोब्लास्ट से, ठीक है। अच्छा, ये था आपका क्या, हिमेटोपोइसिस वाला टॉपिक। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा पता है कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा है न्यूट्रोफिल्स के ऊपर, ठीक है। देखिएगा। अच्छा, देखिए, अगला जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है ना, वो कौन सा होना है, वो होना है हमारा न्यूट्रोफिल्स के ऊपर टॉपिक होना है, ठीक है। देखिए, अच्छा, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए, न्यूट्रोफिल्स का मतलब क्या है। अच्छा, ये ना न्यूट्रोफिल्स के बारे में ना अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि ये न्यूट्रोफिल्स हमारे कौन से सेल्स होते हैं, ये होते हैं हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ये कौन से होते हैं, हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। समझ लगी इस बात की। ये क्या होते हैं, ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स मीन क्या है, कि इनके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। इनके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपने देख लिया। इसके बाद अगली बात आपने पता है क्या याद रखनी है इसके बारे में। अगली बात आपने ये याद रखनी है कि ये क्या होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी सेल से क्या मुराद है इनका, इन्फ्लेमेटरी सेल से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी इंफेक्शन होगा, कहीं भी इंफेक्शन होगा, तो सबसे पहले कौन से सेल वहां पे जाएंगे, सबसे पहले सेल वहां पे कौन से जाएंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है, क्या लिखने जा रहे हैं हम, ये पॉइंट है आपका, क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन से सेल बढ़ते हैं, आपके आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अगर आपको कहीं भी बैक्टीरियल इन्वेजन हुई है ना, बैक्टीरियल इन्वेजन हुई है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, बैक्टीरिया आ गए हैं, तो वहां पे आपकी बॉडी में सबसे पहले फौजी कौन से जाएंगे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो कौन से फौजी होंगे आपके, वो होंगे आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे। वो कौन से होंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे। समझ लगी इस बात की, वो क्या होंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे। यहाँ तक समझ लगी इस बात की। अच्छा, देखें, अच्छा, इसके बाद हमने पता है क्या पढ़ना है, इसके बाद हमने इसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है ना, वो मल्टी लोबर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसे हम, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके 4 से 5 लोब्स होते हैं। इसके न्यूक्लियाई के कितने लोब्स होते हैं, 2 से लेके 5 लोब्स तक होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 2 से 5 लोब होते हैं, ठीक है। इसे इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लोब्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मल्टी लोब। और इसके जो लोब्स हैं वो कितने होंगे, 2 से लेके 5 लोब्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 से लेके 5 लोब्स होते हैं। अच्छा, कोई आपसे ये पूछे कि इसका प्रिकर्सर क्या होता है, मतलब है ये, हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि माइलॉइड्स से बनते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं, उसके बाद ये मतलब है ये सारे बनते हैं, ये सारे जो इनके काम थे वो होते हैं। पर इसका जो प्रिकर्सर होता है ना, वो होते हैं बैंड सेल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, बैंड सेल्स होते हैं।
जो बैंड सेल्स होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये आपके पीडीएफ, ये आपकी जो बुक है ना, आपने देखा होगा कि ये जो आपके बैंड सेल्स होते हैं, आगे जाकर आप देखते हैं वहां लिखे होंगे, ठीक है। बैंड सेल्स होते हैं ना, ये क्या है, ये इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो आगे मैच्योर होके ये क्या बताएंगे हमें कि ये हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, कि न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताते हैं, ये आगे हम जाके देखते हैं। अच्छा देखें, ये हो गया क्या आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में सबसे पहली बात क्या है कि ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। दूसरी क्या है, ये सबसे पहले कहाँ इन्वेड करते हैं, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो क्या है, ये जहां भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वहां पे सबसे पहले कौन से सेल जाएंगे, हमारे न्यूट्रोफिल जाएंगे। बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए कौन से सिपाही हमारे इस्तेमाल होते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कौन से जो हमारे सेल हैं कौन से जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स जाते हैं। बस ये सारी चीजें हमने देख ली। अच्छा इसके बाद ना हमने इनका ना एक और नाम भी रखा हुआ है। इनका एक और नाम ये है कि अगर एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहता है ना, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि न्यूट्रोफिल्स, वो आपको कहेगा पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स कहेगा इनको। इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियर पॉलीमार्फो न्यूक्लियर, ठीक है। पॉली न्यूक्लियर सेल्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। समझ लगी इस बात की। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। अच्छा देखिए, ये सारी चीजें हमने देख ली, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब देखिए, अब ना हमने पढ़नी है कि जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इनके अंदर ना दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब उन ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है, वो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर मतलब क्या क्या चीज होती है, वो किस तरह काम करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए, इनके अंदर ना दो किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब हमने ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, टू टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब जो दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, अब ये आपने देखना है। इसके अंदर जो पहले टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसके पहले ग्रेन्यूल्स कौन से हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, और दूसरे कौन से हैं, ओजोरफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। ओजोरफिलिक क्या, अजोरोफिलिक क्या है कि ये मतलब कलर, कलर के साथ मोहब्बत करते हैं। ये जो रंग आता है ना इनके अंदर, ये इन ग्रेन्यूल्स की वजह से आता है, ठीक है। ओजोरोफिलिक, ठीक है। अच्छा ये अज़ूरोफिलिक है और स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स है, इनके बारे में अब हमें क्या पता होना चाहिए। जो हमारे स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर पता है क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होता है आपका ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज। ये एक इंजाइम है जो कि मतलब ये एक इंजाइम है, ठीक है। कौन सा, हमारा ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज, ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज इनके अंदर कौन सी प्रेजेंट होगी, आपकी ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज। इसका नाम क्या है, LAP, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे हम, LAP, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये इंजाइम प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, कोलेजिनेज होगा। उसके बाद क्या होगा, कोलेजिनेज होगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लाइसोसाइम होंगे इनके अंदर, लाइसोसाइम होंगे, ठीक है। लाइसोसाइम्स होंगे, और क्या होंगे, लैक्टोफेरिन होगी, और क्या होगा, लैक्टोफेरिन होगी। ये जो सारी चीजें है ना, ये जो आपका कोलेजिनेज है, ये आपके कोलेजन को तोड़ेगा। इसी तरह जो आपका ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। जो लाइसोसाइम है, ये भी क्या, ये भी इसके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल क्या होती है, आपके अंदर क्या होते हैं, एंटी बैक्टीरियल खसूसियात देखने को मिलती है। समझ लगी इस बात की। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे हमने ओजोरफिलिक मैक्रो मतलब जो ग्रेन्यूल्स है उनके अंदर देखना है। जो ओजोरफिलिक ग्रेन्यूल्स है ना, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी ये इंजाइम्स होते हैं। कौन से होते हैं, लाइसोसाइम्स होते हैं, प्रोटीनेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोटीनेजेस होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होता है, माइलोपेरोक्सीडेज होते हैं, और क्या होते हैं हमारे, बीटा ग्लूकोयूरिनेडेज होते हैं। ये सारे जो ये जो माइलोपेरोक्सीडेज है ना, ये अब हम आगे जाके बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे या फिर हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। वो रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है, उसके अंदर ये जो हमारा माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम है ना, ये NADPH को कन्वर्ट करता है आगे, ठीक है। मतलब भाई हमारी ना सुपर ऑक्साइड स्पीशीज मानी होती हैं, ठीक है, उसको उससे ना HOCl बनवाता है, उसके अंदर ये माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम काम करता है। अभी यहाँ मैं आपको पूरा रिएक्शन पढ़ाने से रहा, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये याद रखें कि ये जो अज़ोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो माइलोपेरोक्सीडेज होता है, ये हो गए, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये एज एंटी बैक्टीरियल काम करती हैं, ठीक है। या फिर ये जो दूसरी चीजें मतलब दूसरे सेल्स है ना, उनको बुलाने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको प्रोटीनेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रोटीनेजेस का मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया की प्रोटीन जो होगी उनको तोड़ देगा। इसी तरह एसिड फॉस्फेटेज क्या है कि उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, जो अगर फॉस्फेट है उसे क्या कर देगा, उसे तोड़ देगा, ठीक है।
अच्छा, और क्या चीजें देखने को मिलेंगी? और कौन सी चीजें हैं? माइलोपेरोक्सीडेज मैंने आपको पहले बताया कि ये रेस्पिरेटरी जो हमारा होता है ना, बर्स्ट होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये हम पैथोमा में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिस दिन मैं आपको पैथोमा पढ़ाऊंगा उसमें भी हम पढ़ेंगे, और इधर भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, और किधर देखने को मिलता है? और ये क्या है? बीटा ग्लूकोयूरिनेटेज। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें करके ये क्या है, इन सारी चीजों के थ्रू क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, ये जो अपने रिस्पॉन्स है ये वो दिखाता है। ठीक है। अच्छा, ये था हमारा ये हमारा था न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल में ना हमने कुछ बातें और देखनी है। न्यूट्रोफिल में हमने पता है क्या और बात देखनी है? अच्छा, आम रूटीन में हमारा न्यूट्रोफिल हमने कितना पढ़ा था? हमारा न्यूट्रोफिल था कितने, 2 से 5 लोग तक, जिसे हमने मल्टी लोग कहा था। अच्छा, कुछ ऐसे न्यूट्रोफिल्स भी, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके अंदर क्या है, हमारा ये जो मतलब 2 से 5 लोब्स वाला हमारा जो न्यूक्लियाई है ना, किसका? न्यूक्लियस वाला। हाँ, न्यूट्रोफिल्स का। ये जो है ना, इसमें जो न्यूक्लियाई के लोब्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, 5 से ज्यादा हो जाते हैं। 5 तक नॉर्मल है, 5 से ऊपर हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपर सेगमेंटेड कहेंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारियां जिनके अंदर हमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे? तो वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हमें देखने को मिलेंगे विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी के अंदर। ठीक है। तो फोलेट डेफिशिएंसी और क्या है आपका? विटामिन B12। ठीक है, इसे कोबालामीन भी कहते हैं, विटामिन B12। इन दोनों की डेफिशिएंसी के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ठीक है। और ये इन दोनों की क्या है, मतलब करेक्टरिस्टिक है? जब हम इन्हें डायग्नोज कर रहे थे ना, ये जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, तो ये आगे जाके ये इनके इन इन चीजों के अनीमियाज आएंगे ना, उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है ना, वहाँ पे एक लाइन, एक मतलब एक लफ्ज लिखा होगा कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। तो उसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का मतलब क्या है? इसके न्यूक्लियाई के लोब जो है वो 6 से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, इनके अंदर लोब्स की तादाद कितनी होगी? इनके अंदर लोब्स की तादाद होगी 6 या 6 से ज्यादा। ठीक है। 6 प्लस लोब्स होंगे, 6 प्लस लोब्स देखने को मिलेंगे। समझ लगी इस बात की? अच्छा, ये था क्या आपकी ये आपकी थी विटामिन B6, B9 और B12 की डेफिशिएंसी। अच्छा, अब ना हमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके अंदर ना हमारे इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। जिनके अंदर क्या है, हमारे इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। अब आपने वो कंडीशन देखनी है जिनके अंदर आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखें, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनके अंदर क्या है, आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे, जिनके अंदर क्या है, आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे उन्हें हम कहते क्या है? जो आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स है ना, उन्हें हम कहते हैं बैंड सेल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बैंड सेल्स कहते हैं। ठीक है। ये जो आपके बैंड सेल्स है ना, ये क्या होते हैं? इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, समझ लगी इस बात की? ये क्या होते हैं? आपके इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अच्छा, जो आपके बैंड सेल्स है ना, बैंड सेल्स, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो आपके बैंड सेल्स है ना, इनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो आपके बैंड सेल्स है ना, बैंड सेल्स, ठीक है, ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स के प्रिकर्सर है, मतलब में न्यूट्रोफिल्स, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या बताएंगे? ये आपको एक चीज के बारे में बताएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर या कोई फिलहाल कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या कोई इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर कोई कैंसर की निशानदेही हो सकती है। अब वो कैंसर कौन सा है? वो कैंसर है क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है। देखें, अब ये जो हमारा बैंड सेल है, बैंड सेल्स हैं, ये बताते हैं किसके बारे में? टेल अस अबाउट। अब ये आपने बात याद रखनी है कि किसके बारे में बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है। वो इन्फेक्शन क्या है? या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है क्या? या फिर ये, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके हम ये बीमारी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये क्या है, ये हमारे बैंड सेल्स हैं, ये अगर बड़े हों तो ये क्या बताते हैं कि ये अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है या फिर क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया चल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो बैंड सेल्स बड़े हुए होते हैं ना, ये बड़े हुए बैंड सेल्स जो है, बड़े हुए बैंड सेल्स, ये हमें एक और चीज के बारे में बताते हैं। ये सारा प्रोसेस है ना, ये जो हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा है कि जिसमें हमारे ये जो क्या है, बैंड सेल्स बड़े हुए हैं, इसको हमने एक और प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है लेफ्ट शिफ्ट। इस प्रोसेस का नाम क्या है? आपकी लेफ्ट शिफ्ट है। समझ लगी इस बात की? इस सारी चीज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। समझ लगी इस बात की? देखिए,
इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। देखिए, लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। जो आपकी लेफ्ट शिफ्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई आपके अंदर ल्यूकीमिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके अंदर क्या है, जो आपके न्यूट्रोफिल्स के प्रिकर्सर्स हैं या इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, जिन्हें हम बैंड सेल्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ ली। अच्छा, हमने कुछ चीजें और भी पढ़नी है। वो चीजें पता है क्या है, वो चीजें ये हैं कि आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सिग्नल है, ऐसे कौन से सिग्नल है जो हमें ये बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जो हमारा पेशेंट है, उसको उसके जो बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स है, उनको कैसे पता चलता है कि मतलब है एक उस मखसूस जगह के ऊपर बैक्टीरिया आए हुए हैं, आप वहां पहुंचे। फौजियों को ये कैसे पता चलेगा, फौजियों को ये मतलब मैसेज कैसे जाएगा। तो फौजियों को मैसेज देने के लिए ना हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो मेन 4 फैक्टर्स है ना, जो न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करवाते हैं, आपने वो याद रखने हैं, ठीक है। देखिए, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कीमोटैक्टिक एजेंट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। देख, कीमोटैक्टिक एजेंट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब आपने इसके बारे में क्या याद रखना है, आपने इसके बारे में ये याद रखना है कि इसमें ना 4 आपने मेन याद रखना है। एक होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C5a। पहली चीज क्या है आपकी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C5a, ठीक है। क्या है पहली, C5a है। पहले क्या चीज है, C5a है, ठीक है। ये नंबर 1 हो गई। दूसरी चीज पता है क्या है, आपकी इंटरल्यूकिन 8। ये अब इंटरल्यूकिन 8 का, ये जो C5a इंटरल्यूकिन 8 है, यह ठीक, यह हो गया आपका ल्यूकोट्राइन B4, ठीक है। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आपने कहाँ पढ़नी है, ये आपने इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताऊं भी तो वो अलग एक टॉपिक हो, जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ये जो एक एक चीज होती है ना, ये दूसरी सिस्टम में जाके ये एक एक अलग टॉपिक बन जाती है। समझ लगी इस बात की। अच्छा, जो चौथी चीज है ना, चौथी चीज वो पैथोमा के ऊपर आपकी लिखी हुई है, और वो है बैक्टीरियल प्रोडक्ट, आपकी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो चौथी चीज है आपकी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कैलिकरेनिन हो सकती है, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो आपके अंदर क्या है, आपके न्यूट्रोफिल्स के लिए कीमोटैक्सिस करवाती हैं। जो आपके न्यूट्रोफिल्स के लिए क्या करवाती हैं, कीमोटैक्सिस करवाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या चीज रह गई आपकी, आपने एक और चीज देखनी है, ठीक है। देखें, ये जो आपके ये ग्रैन्यूल्स है ना, ये हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना एक और चीज पढ़नी है, आपके बुक के ऊपर लिखा हुआ है, क्या है आपका ल्यूको ब्लास्टिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो आपका ल्यूको, मतलब ये बुक के ऊपर जाके देखते हैं, देखिए, ठीक है। देखें, ये आपकी बुक के ऊपर देखते हैं, इधर आइए, देखें, ये क्या आपका ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन। इसमें पता है क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट होती है, इसमें क्या होती है, लेफ्ट शिफ्ट होती है। पर इसमें साथ साथ क्या हो रहा होता है, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, साथ साथ इमेच्योर आरबीसीज भी बन रहे होते हैं। अब आरबीसीज तो हमने पढ़े नहीं है, तो इमेच्योर आरबीसीज पता है कौन से होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। इमेच्योर आरबीसीज कौन से होते हैं, हमारे रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। तो हमारे रेटिकुलोसाइट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक से एक बैंड सेल्स बड़े हुए होंगे, दूसरा क्या पड़ा हुआ होगा, रेटिकुलोसाइट्स बड़े हुए होंगे। ये दोनों जब बढ़ेंगे ना, इस वजह से क्या होगा, ये हमें क्या बताएंगे कि हमारे बोन मैरो के अंदर कोई मसला है। ये क्या बताएंगे, हमारे बोन मैरो के अंदर क्या है, कोई मसला है। बोन मैरो के अंदर क्या मसला है, बोन मैरो के अंदर क्या है, कोई फेब्रोसिस हो गई है, या फिर किसी किस्म का कोई कैंसर मेटास्टाइज करके आ गया है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ लगी इस बात की। अच्छा, ये था आपका क्या, ये था आपका, ये पूरा मतलब जो टॉपिक था, ठीक है। और इसमें अगर कोई बात छोटी मोटी रह गई हो तो वो यही रह गई है कि ये जो इसके अंदर ना हमें क्या कौन सी बॉडीज देखने को मिलती हैं, ये डोहली बॉडीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कलर देंगे, ये देखिए, ये चीज देख रहे हैं, ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये क्या है, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो जब आपके बॉडी के अंदर क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। इस वजह से क्या होगा, आपको न्यूट्रोफिलिया हुआ होगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको क्या हुआ होगा, न्यूट्रोफिलिया हुआ होगा, ठीक है। जब इस पेशेंट के अंदर आपको न्यूट्रोफिलिया हुआ होगा ना, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से आपको ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू स्टेनिंग बॉडीज देखने को मिलेंगी न्यूट्रोफिल्स के अंदर। और इस कलर की ब्लू स्टेनिंग बॉडीज को हम क्या कहेंगे, इस तरह की बॉडीज को हम क्या कहेंगे, डोहले बॉडीज कहेंगे, ठीक है। ये डोहले बॉडीज जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया। ये डोहले बॉडीज क्या है, आपकी लाइट ब्लू पेरिफेरल इंक्लियंस, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल। इनका मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी के अंदर मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है ना, जो बैक्टीरियल आपके बॉडी के अंदर इन्वेड किया हुआ है बैक्टीरिया ने, तो उसकी वजह से जो आपके न्यूट्रोफिल्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ना,
उन मार्फोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या कहेंगे, ये जो वो जो हम बॉडीज देखेंगे मिलेगी चेंजेस के बाद जो न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, दोहले बॉडीज कहेंगे। ठीक है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही ऊपर चीज है। ठीक है, समझ लगी इस बात की। अच्छा देखें, ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, आगे हमारा पता है क्या है, ये एरिथ्रोसाइट्स और ये थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह हैं, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे, कल कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि कल ये हम सारे सेल्स खत्म कर लें। अगर ये कल ना हुए तो इंशाल्लाह ये परसों तक ये सारे सेल्स खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसकी आगे आएंगे किधर, पैथोलॉजी के ऊपर आई थिंक सो। आरबीसीज वाले नहीं, पहले हम आएंगे हीमोस्टेसिस वाले टॉपिक की तरफ, वो पढ़ के उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ की आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।